अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल GS ऑनलाइन पर। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज के इस वीडियो में जो हम लोगों के उर्दू पेडागोजी के अहम सवालात को करने वाले हैं, चलिए दर्जे झैल में कौन सी मिसाल इसका फोल्डिंग की है? उस्ताद पूरा जवाब खुद बता दे। बच्चे को सजा देना, ये सजा जीम से लिख दिया गया है, सजा देना। जे उस्ताद इशारों और सवालात के जरिए बच्चे की रहनुमाई करे, बच्चे से रट्टा लगवाना। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि इसका फोल्डिंग क्या होता है। इसका फोल्डिंग जो है ये दोस्तों एक अस्थाई, यानी कि ये एक आरजी क्या होती है, मदद होती है। ठीक है। अच्छा, ये आरजी जो मदद होती है, जो दोस्तों मदद करता है, उसे कहा जाता है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी दूसरे से ज्यादा जानने वाला शख्स। इसका फोल्डिंग क्या होता है कि जैसे आप कुछ सीखते हैं तो आपकी कोई हेल्प करता है। जैसे अभी आप उर्दू पेडागोजी सीख रहे हैं तो मैं हेल्प कर रहा हूं आपकी, तो ये हमारा क्या, इसका फोल्डिंग है, यानी हम क्या हो गए, आपको मदद करने वाले हो गए। इसी तरह आप साइकिल सीखते हैं तो कोई पीछे से आपको पकड़ता है, तो वो पकड़ने वाला भी वो आपको एक हेल्प देता है, लेकिन वो हेल्प कैसा होता, आरजी होता, यानी अस्थाई। कोई जिंदगी भर आपको हेल्प नहीं देगा साइकिल जब आप चलाएंगे, यानी जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं, तो फिर जो आपको हेल्प करता है वो क्या होता है दोस्तों, छोड़ देता है। तो यही कहलाता है इसका फोल्डिंग। इसका फोल्डिंग क्या होता है, आरजी होता है, टेम्परेरी होता है, यानी कि अस्थाई होता है। जो इसका फोल्डिंग देता है, करता है, उसे कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये कौन कौन हो सकते हैं? तो ये आपके असातिज़ा भी हो सकते हैं, ये आपके हम जमात साथी भी हो सकते हैं, ये आपके दोस्तों वालिदैन भी हो सकते हैं, है ना। ये आपके अदरवाइज कुछ भी आपके हो सकते हैं जो भी आपको जहां पर मदद करें। तो इसका फोल्डिंग की मिसाल, उस्ताद इशारों और सवालात के जरिए बच्चे की रहनुमाई करे। तो रहनुमाई करना, मदद करना, तो इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि BICS से क्या मुराद है, यानी कि बिक्स से क्या मुराद है? तालीमी और इल्मी जबान। तालीमी इल्मी जबान का मतलब होता है कि अकादमिक भाषा। कौन सी भाषा? अकादमिक भाषा। अकादमिक भाषा दोस्तों ये वो कौन सी जबान होती है जो आप स्कूल कॉलेज में बोलते हैं, रोजमर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाली जबान, अदबी जबान, तहरीरी जबान। तो देखिए, बिक्स जो होता है इसका माना होता है दोस्तों कि डेली बेसिस में जो हम अपने साथियों से अपने घर में फितरी जबान में तौर पे बात करते हैं, खेल खेल में, वो आपका कहलाता है बिक्स। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, BICS यानी कि बिक्स की मुकम्मल शक्ल क्या है? मुकम्मल शक्ल का मतलब यह कि इसका फुल फॉर्म है, आपका क्या होगा वो बताना है। तो पहला ऑप्शन ये कहा जा रहा है कि बेसिक इंटरनल कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरा ये है जी वर्बल इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। और उसके बाद आगे है बाईलैंग्वेजल इंटरेक्शन कम्युनिकेशंस सिस्टम। उसके बाद आपका है बिक्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों बिक्स का जो फुल फॉर्म है वो यही है कि अगर ये कहते हैं कि बेसिक इंटरनल कम्युनिकेशन स्किल, तो ये आपका कट जाएगा, इंटरनल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा,
ये वाला भी आपका नहीं है। अगर ये कहें कि बाई लैंग्वेजल तो ये वाला भी आपका नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आपका बिक्स का क्या है, फुल फॉर्म है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्जे झैल में से कौन सा जुमला बिक्स की मिसाल है? पानी पी ली, मजमून का खुलासा तहरीर करें, इस नज्म के इस्तिआरात वाज़ेह करें, इस बाब का तनकीदी जायजा लें। यानी ये कहा जा रहा है कि मुंदरजा झैल में कौन सा जुमला ऐसा है कि जो कि बिक्स में। तो बिक्स के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि बिक्स क्या होता है कि रोजमर्रा जो हम लोग बात करते हैं, रोजमर्रा जो हम लोग जबान इस्तेमाल करते हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, बिक्स कहलाएगा। अगर हम कहते हैं कि मजमून का खुलासा तहरीर करिए, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये आपका अकादमिक लैंग्वेज हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा। इस नज्म के इस्तिआरात, तो ये भी अकादमिक होगा, ये भी नहीं होगा। इस बाब का तनकीदी जायजा, ये भी नहीं होगा। लेकिन पानी पी ली, तो ये डेली बेसिस पे इस्तेमाल होने वाला है, तो इसीलिए ये बिक्स आपका क्या हो जाएगा, आपका उदाहरण यानी उसकी मिसाल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके स्क्रीन पर 7 नंबर में कहा जा रहा है कि दर्जे झैल में जे अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में कि दर्जे झैल में से मैं कौन सा तश्कीली अंदाज़ाए कदर यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की मिसाल है? फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। क्या कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। और रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप क्लास में या दौराने इसके अंदर सवाल करते हैं, वो ऑप्शन ए में है सालाना इम्तिहान, ऑप्शन बी में है बोर्ड इम्तिहान, क्लास में सवालों जवाब और हतमी नतीजा। तो देखिए, सालाना इम्तिहान या बोर्ड इम्तिहान या हतमी नतीजा ये आपका आएगा योगात्मक यानी कि तकमीली अंदाज़ा कदर में। लेकिन क्लास में जो सवालों जवाब है ये आपका आएगा तश्कीली या फिर तामीरी अंदाज़ा कदर में। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, हतमी अंदाज़ा कदर यानी कि सुमेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? ऑप्शन ए में है सीखने के आगाज में, सीखने के दौरान, सीखने के अख्ताम पर, सिर्फ इब्तिदाई जमात में। यानी ये कहा जा रहा है कि हतमी अंदाज़ा कदर, हतमी अंदाज़ा कदर को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों कहा जाता है तकमीली अंदाज़ा कदर। हतमी अंदाज़ा कदर को क्या कहते हैं, तकमीली अंदाज़ा कदर कहते हैं। यानी जब किसी यूनिट के अख्ताम पर, यानी कि दोस्तों कोई ये आपका सालाना इम्तिहान हो, 2 शशमाही हो, तो ये सब क्या होगा आपका तकमीली अंदाज़ा कदर। तो सीखने के आगाज में ये भी नहीं होगा, सीखने के दौरान तो आपका होता है तामीरी अंदाज़ा कदर, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। सिर्फ इब्तिदाई जमात कट जाएगा, लेकिन सीखने के अख्ताम पर ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्जे झैल में कौन सा तशखीसी अंदाज़ा कदर यानी कि दोस्तों डायग्नोस्टिक असेसमेंट है? तशखीसी अंदाज़ा कदर को ही क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है निदानात्मक मूल्यांकन। क्या कहते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन ए में है यूनिट टेस्ट, बच्चे की कमजोरी मालूम करने के लिए टेस्ट, सालाना इम्तिहान, दाखिला इम्तिहान। तो दोस्तों तशखीसी अंदाज़ा कदर वो अंदाज़ा कदर है जिसके अंदर हम स्टूडेंट की कमी का पता लगाते हैं, उसकी खला का पहचान करते हैं। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है जी, ये है CCE। CCE मुसलसल वो जामे अंदाज़ा कदर का मकसद क्या है? CCE का मतलब होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसी को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या कहते हैं इसे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, जिसे कि दोस्तों
कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ये क्या होता है कि आपका जो है ना असेसमेंट हमेशा होता रहे, हर तरह से हो, ये नहीं कि सिर्फ किताबी में हो। आपको बैठना कैसे है, खेलना कैसे है, बोलने का सलीका क्या है, हर तरह से जो जांच होती है उसी को कहते हैं मुसलसल वो जामे अंदाज़ा कदर। तो इसका मकसद क्या है? सिर्फ इल्मी पहलू को जानना तो सिर्फ ऐसे भी निगेटिव है, ये नहीं होगा। सिर्फ इम्तिहानी तैयार तो सिर्फ निगेटिव है। मुकाबला जाति दर्जाबंदी या बच्चे की हमाजहत तरक्की, तो दोस्तों ये आपका बेस्ट ऑप्शन जो है सी वाला है। इसीलिए 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला है, हिंदुस्तान में जबान से मुताल्लिक पॉलिसी को कहा जाता है। ऑप्शन ए में है मादरी जबान में तालीम, कसीर लिसानियात, से लिसानी फार्मूला और हक़ तालीम। तो हिंदुस्तान के अंदर जो जबान से मुताल्लिक पॉलिसी है उसे दोस्तों से लिसानी फार्मूला कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला राइट हो जाएगा। जबान से मुताल्लिक हमेशा याद रखिएगा कि 8वीं शेड्यूल में कितनी जबानों का जिक्र है? तो 22 जबानों का जिक्र है। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों कि आपको एक चीज और याद रखना है कि टोटल जो खानदान कितने हैं, तो टोटल खानदान जो है जबानों के वो 8 खानदान है। और हिंदुस्तान के अंदर कितने खानदान है? तो कुल 4 खानदान है ना। ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद ये याद रखिएगा कि एक चीज ये कि दोस्तों हिंदी कैसी जबान है? तो हिंदी जो है वो एक सरकारी जबान है, ठीक है। और याद रखिएगा अंग्रेजी कैसी जबान है? तो अंग्रेजी जो है ये आपका मुआविन सरकारी जबान है। कैसी है? मुआविन सरकारी जबान है। और एक चीज ये याद रखेंगे कि क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि क्लासिकल जबान जो है उसकी तादाद कितनी है? तो दोस्तों उसकी तादाद जो है कुल 11 है। कितना है? 11 है। पहले कितना था? तो दोस्तों पहले जो था वो था आपका 5, और अभी जो है ना 2024 में 6 हुआ है, तो इसलिए 6 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये याद रखेंगे, ठीक है। और जैसे कि संस्कृत जो है ये क्लासिकल लैंग्वेज में आता है, ठीक है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा इसका जो है से लिसानी फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन जी, ये एक चीज और भी याद रख लेंगे कि जबान से मुताल्लिक जो है किस आर्टिकल में? तो जुज 17 में। और 343 ए में हिंदी के बारे में कि सरकारी जबान, और 343 बी जो है यानी जिसको ग कहिए या दो कहिए वो क्या है दोस्तों? अंग्रेजी के बारे में बात है, ठीक है। चलिए ये मास्टर नोट्स में आपके दिया हुआ है, इसको एकदम बेहतरीन से पढ़ लीजिएगा। मास्टर नोट्स जी पढ़ने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपने वीडियो देख लिया होगा तो, और बाकी अगर आप 9 पढ़ना चाहिएगा तो आपको फिर तो टाइम लगेगा ही। 12 नंबर क्वेश्चन में है, 2 जबानों पर मुश्तमिल क्लासरूम जहां तलबा मादरी जबान भी बोलते हैं और सिखाई जाने वाली जबान भी कारगर होता है, क्योंकि ये यानी ये कह रहे हैं कि ऐसा क्लासरूम जिसके अंदर 2 जबान पर बच्चे बोल रहे हैं, जहां बच्चा क्या बोलते हैं? मादरी जबान भी और सिखाई जाने वाली। तो सिखाई जाने वाली जबान कौन सी होगी? तो सिखाई जाने वाली जबान होगी दूसरी जबान, और इसी दूसरी जबान को क्या कहते हैं? तो मियारी जबान। और मियारी जबान को ही क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हदफ जबान। तो कहा जा रहा है कि 2 जबानों पर मुश्तमिल क्लासरूम जहां तलबा मादरी जबान और सिखाई जाने वाली जबान भी कारगर होती है। क्यों? तो ऑप्शन ए में है इलाहदा प्रोजेक्ट का काम अंजाम देने का मौका देता है, यानी अलग अलग काम करने का मौका देता तो गलत हो जाएगा। हर जबान से मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा सरगर्मियां अंजाम देने का जवाज फराहम करता है, यानी ये कह रहे हैं कि 2 जबान में जब सिखाया जाएगा तो हर जबान में ज्यादा से ज्यादा सरगर्मियां अंजाम देने का आपको मौका मिलेगा। सिखाई जाने वाली जबान बोलने वाले तलबा को कोई और जबान सीखने पर आमादा करता है। हर जबान से मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा सरगर्मियां अंजाम देने का जवाज फराहम करता है। तो चूंकि बी और सी डी जो है एक ही है, इसका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका बी और डी एक ही, इसका जो है ऑप्शन डाला चला गया। बी और डी आपका क्या है? एक ही है, लेकिन इसका क्या होगा कि सिखाई जाने वाली जबान बोलने वाले तलबा को कोई और जबान सीखने पर आमादा करता है। ये जो सी वाला जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि इब्तिदाई मराहिल में बच्चा पे और से में फर्क नहीं कर पाता, इसकी मदद का बेहतरीन तरीका है उसके वालिदैन को बुलाकर शिकायत करना,
तख्ते स्याह पर लिखी हुई हिदायत पर अमल करने के लिए कहना, दोनों हुरूफ का एक साथ मश्क तैयार करना और उलझन दूर करने के लिए बार बार उसकी मश्क करना और तवज्जो न देने के लिए डांटना। दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसको क्या हो रहा है कि पे और से में फर्क पता ही नहीं चलता है। पे और से में यहां भी हो सकता है, या फिर उसको सीन और शीन में फर्क पता नहीं चलता होगा, स्वाद और जाद में फर्क पता नहीं चलता होगा, तो और जो में फर्क पता नहीं चलता होगा, ऐसा हो सकता है। तो वालिदैन को बुलाकर शिकायत नहीं करनी है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। तख्ते स्याह पर लिखी हुई हिदायत पर अमल करने, यानी जो लिखा हुआ उस पर अमल करना, ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। दोनों हुरूफ का एक साथ मश्क तैयार करना, चूंकि इसमें गलती हो रही है तो इसीलिए दोनों को एक साथ मश्क तैयार करेंगे और उससे बच्चे का दोस्तों जो उलझन है वो दूर हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि ब्लर हो रहा है क्या आप लोगों का? ब्लर हो रहा है क्या? आप रहेंगे इसी तरह, ठीक है, जाएंगे नहीं, दोबारा से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक हो जाएगा जी। जी अब ठीक है, अब ठीक होना चाहिए। चलिए, तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा गया था कि इब्तिदाई मराहिल में बच्चा पे को क्या बोलता, पे और से में फर्क नहीं कर पाता, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी अल्फाज में अगर आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं हर्फ में, तो दोनों का एक साथ अगर मश्क कराया जाए तो वो ठीक हो सकता है। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है? ऑप्शन ए में है उनके जहन की नशो नुमा नहीं होती है, तलबा की खुद एतमादी खत्म हो जाती है, वो जमात की तदरीसी मशागिल से कट जाते हैं, वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते। यानी ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर एक बच्चा रटे, तो देखिए जब आदमी को रटने की आदत हो जाती है, जैसे आपको ही आदत हो गई कि कोई भी काम हो हम अपने दिमाग पर लोड नहीं देंगे, किसी और से पूछेंगे, तो फिर हर चीज में आप किसी से पूछिएगा। और जब आपको यह आदत हो जाती है कि कोई बड़ा से बड़ा भी उलझन आ जाए तो हम अपने पहले दिमाग पर जोर देंगे, खुद फैसला निकालेंगे, तो फिर आपके दिमाग के सोचने की कैपेसिटी और आपकी जो जहन की जो नशो नुमा है उसी टाइप से होने लगेगी, है ना। तो अगर एक बच्चा रटता है, तो चूंकि रटना एक निगेटिव चीज है, रटना एक अच्छी चीज नहीं है, तो दोस्तों इसलिए क्या होगा कि उनके अंदर खुद एतमादी तो खत्म हो ही जाएगी, कि कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, हर चीज में रट्टा मारने की कोशिश करेगा। वो जमात के तदरीसी मशागिल ये है कि हमें बच्चे को रटंतु प्रणाली से अलग करना है, किताबी बस्ता से ढोने से दूर करना है, उसे घर के माहौल से जोड़ना है, तो वो भी इससे भी कट जाएगा और वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाएगा। लेकिन इन सभी का जो ताल्लुक है कहीं ना कहीं के उनके जहन की नशोनुमा नहीं होती है। जब जहन की नशोनुमा नहीं होगी तो ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो पहले ऑप्शन में सारी चीजें आ जा रही है, इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए वाला वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला है, से लिसानी फॉर्मूला में पहली जबान क्या होती है? मादरी जबान या इलाकाई, हिंदी, अंग्रेजी और जदीद हिंदुस्तानी जबान। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, उर्दू,
और हिंदी, उर्दू और हिंदी जो है ये जदीद हिंदुस्तानी जबान में आती है। और अगर आपको कदीम हिंदुस्तानी जबान, तो इसमें दोस्तों कौन सी जबान आती है? संस्कृत आती है, ठीक है, जो कि क्लासिकल लैंग्वेज है। से लिसानी फॉर्मूला में जो पहली जबान होगी वो मादरी जबान या इलाकाई जबान, तो इसीलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नसीम तीसरी जमात का तालिबे इल्म है, वो उम्मन बातचीत में तो ठीक है लेकिन पढ़ते वक्त बार बार अटकता है। यानी तीसरी जमात का तालिबे इल्म है, बातचीत बहुत अच्छा करता है लेकिन पढ़ते वक्त जो है वो बार बार अटक जाता है, तो वो मुमकिना तौर पर मुतासिर है डिस्फेजिया से, डिसकैलकुलिया से, या डिसलेक्सिया से, डिसग्राफिया से। अब देखिएगा तो दोस्तों वो क्या है? पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, और जब पढ़ने में दिक्कत हो तो इसको क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, उस्ताद दूसरी जमात के तलबा को इशारों और चेहरे पर उतार चढ़ाव के साथ एक कहानी सुनाता है और तलबा से उस कहानी को अपनी मादरी जबान में दोबारा बयान करने के लिए कहता है। इस तरह वो जांच करता है सुनने की महारत की, पढ़ने की महारत की, लिखने की महारत की और सोचने की महारत। क्या कहा जा रहा है कि एक उस्ताद जो है 2 क्लास के स्टूडेंट है, उसको जो है ना तलबा को इशारों से, चेहरे से, यानी वो यहां पर इसका फोल्डिंग कर रहा है कि इशारे से, चेहरे से, उतार चढ़ाव से एक कहानी सुनाता है, यानी कि फुल कहानी के जो लुब्बे लुबाब है उस सभी को सुनाता है। और बच्चे से कहता है कि भाई तुम अपनी मादरी जबान में, यानी कि पहली जबान में इस कहानी को बयान करो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ही आपको एक कहानी सुनाएं और आपको कहें कि आप कहानी को दोबारा बयान कीजिए, तो आप कहानी को कब बयान कर पाएंगे? जब आपने सही से सुना होगा। और यहां पर मेरा जो मकसद है कि आपको कहना कि दोबारा से बयान करिए, ये सुनने की महारत, यानी कि दोस्तों जो श्रवण कौशल है, जो लिसनिंग स्किल है, उसको जांच करने का। तो उस्ताद किस चीज को जांच करता है? तो सुनने की महारत को। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्लासरूम में किसी मतन, ग्राफिक्स, एनिमेशन और आवाज में बाहमी रब्त पैदा करने के अमल से क्या मुराद है? मल्टीमीडिया, तदरीस में वजाहत देने वाली पेशकश और खुद तालीम से मुताल्लिक और मतन की वजाहती पेशकश। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि क्लासरूम में कोई पैराग्राफ, मतन का मतलब पैराग्राफ, और तो कोई ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का मतलब समझते हैं जो अलग अलग चीजें सजाई हुई रहती हैं वो, या एनिमेशन, एनिमेशन का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए इसके साइड में लिखा हुआ है, इसके साइड में लिखा हुआ, जैसे आपने देखा होगा कि कोई साइंस के टीचर आपको पढ़ाते हैं या कोई पढ़ाते हैं, तो कुछ समझाना हो तो बुक से उसकी तस्वीर निकल जाती है, ये एनिमेशन होता है ना। तो यानी ये कहा जा रहा है कि एक क्लासरूम में बच्चे कैसे सीखते हैं? तो हकीकी तौर पर जो चीजें उनके सामने रहती है उससे बहुत जल्दी वो सीख पाते हैं, वो सारी चीजें दस्तयाब की जाती है, तो उसी को दोस्तों कहा जाता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब हुआ कि जरूरत के लिहाज से जितनी चीजें पड़ जाए वो सारी चीजें हो, तो यही आपका क्या होगा? मल्टीमीडिया। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक उस्तानी जी पहली जमात के तलबा से चिड़ियाघर की सैर नाम की तस्वीरी किताब पर गुफ्तगू करती है और वो अपनी बात का आगाज ये सवाल पूछकर करती है कि क्या आप लोगों ने चिड़ियाघर देखा है? वो यहां तलबा की मदद किस तरह करती है? किताब की तस्वीरों का जायजा लेने के लिए तलबा को मौका फराहम करके, मतन से ताल्लुक बनाने के लिए साबका मालूमात का इस्तेमाल करके, फरहंग की आमोदिश के जरिए किसी जांच के लिए तैयार करके, और ज्यादा बड़े ग्रुप के साथ बातचीत के दौरान जबान का इस्तेमाल का मौका फराहम करके। 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि आपसे यह पूछा गया है कि एक उस्तानी जी जो है ना, उसके चैप्टर का नाम है चिड़ियाघर की सैर। तो जाहिर सी बात है चिड़ियाघर की सैर होगी तो उसमें बहुत सारे तस्वीर होंगे, मगरमच्छ का, हाथी का, है ना, शेर का, और आपको जो है ज़राफ का, सांप का, ये सारी चीजों के तस्वीर होंगे। उसको वो पढ़ाना चाह रही है, तो उसको जो वो तस्वीरी गुफ्तगू पर चर्चा करती है, तो अपनी बात को आगाज करने से ये पूछती है कि आप लोगों में से किसी ने चिड़ियाघर देखा? तो देखिए, जब किसी चीज को हमें यह कहा गया कि बच्चे को जब हम पढ़ाएं
तो उसके घरेलू माहौल से हमें जोड़ देना है। यानी बच्चे जो चीज पहले से सीखे हुए हैं उसको क्या करना है, उनके क्लासरूम में शामिल करना। तो वही चीज ये कर रही है। तो अब अगर ये कहना कि किताब की तस्वीरों का जायजा लेने के लिए तलबा को मौका फराहम करके, जी नहीं। मतन से ताल्लुक बनाने के लिए साबका मालूमात का इस्तेमाल करके, चूंकि वो एक मतन ऐसे हैं कि अगर स्टूडेंट ये कहेंगे कि हमने चिड़ियाघर देखा तो बहुत सारे लोग सीरियस होकर सुनेंगे। तो इसीलिए मतन से ताल्लुक यानी पैराग्राफ से ताल्लुक बनाने के लिए साबका मालूमात यानी पूर्व ज्ञान को क्लासरूम में क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कहा जा रहा है कि दरसी किताबों के सवालात बाज औकात कमतर सतह के या हकायक पर मबनी होते हैं। इस सूरत में उस्ताद को, यानी किताब के सवाल जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल हल्का हो, बिल्कुल इजी हो। तो ऐसी कंडीशन में एक टीचर को क्या करनी चाहिए, ऑप्शन ए में है दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम करे। यानी ये कहा जा रहा है कि जो निसाब है उसका इस्तेमाल कम से कम करे। पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा अदबी तहरीरें तजवीज करे, यानी स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा साहित्यिक जो लेख है उसकी तजवीज करे। तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है। इस तरह हासिल मालूमात की बुनियाद पर सबक तैयार कर सकता है। तो दोस्तों हमें क्या कहा गया है कि दरसी किताबों के सवाल अगर कमतर है तो हम दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम नहीं करेंगे, या हम ज्यादा से ज्यादा तहरीर का इस्तेमाल नहीं, बल्कि हम तख्लीकी अंदाज से सोचने। तख्लीकी अंदाज का मतलब होता है कि एक ऐसा सवाल तैयार करें कि जिसमें सारे बच्चे सोचें, जी सोच पर आधारित, और सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम किया जा सकता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हक़ तालीम का एक्ट इस बात को यकीनी बनाता है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे। हक़ तालीम एक्ट का मतलब यह हुआ कि RTE एक्ट 2009 जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दोस्तों यह क्या है कि 2009 में संसद से पारित हुआ और यकुम अप्रैल 2010 में पूरे इंडिया में यह क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। उसके बाद दोस्तों इसमें इस बात की फोकस की गई थी कि एक बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को बिल्कुल मुफ्त और लाजमी तौर पर क्या दी जाएगी, तालीम दी जाएगी। हालांकि अभी NEP 2020 जो है वो ये कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि हमें जो है इसी के जगह दोस्तों क्या कहा गया कि 3 साल से लेकर 18 साल तक के स्टूडेंट को बिल्कुल मुफ्त और लाजमी तालीम देना है। तो हक़ तालीम का एक्ट इस बात को यकीनी बनाता है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे। कैसे करे, 8वीं जमात तक अंग्रेजी जमात में तालीम हासिल करे, 8वीं जमात तक हिंदी मीडियम में तालीम हासिल करे, 8वीं जमात तक मादरी जबान में तालीम हासिल करे, 8वीं जमात तक रियासत की जबान में तालीम हासिल करे। देखिए किसी भी लैंग्वेज को कैद नहीं किया गया, अगर हम हिंदी कहते अंग्रेजी कहते, जी नहीं, बल्कि यह कहा गया कि हमें बच्चे को मादरी जबान में तालीम देनी है और धीरे धीरे जो है उसको दूसरी जबान की भी तालीम हमें देनी है। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा और यही से लिसानी फॉर्मूला कहता है। तो ऑप्शन सी। जबान पढ़ने के लिए समई और बसरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है? सही तहरीर के लिए, दुरुस्त पढ़ना के लिए, दुरुस्त तलफ़ुज़ के लिए और सही सुनना के लिए। क्या क्वेश्चन आपसे कहा गया कि अगर आपको जबान को पढ़ने के लिए समई और बसरी, समई का मतलब होता है सुनने वाला चीज और बसरी का मतलब होता है दोस्तों देखना। बसरी का मतलब होता है क्या, देखना। जैसे कि देखिए आपका टीवी, जैसे कि दोस्तों आपका क्या है मोबाइल में जो है यूट्यूब जो है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, समई व बसरी हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजों से आप क्या कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जबान पढ़ने के लिए समई व बसरी, यानी वो चीज जिसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, उसका इस्तेमाल करके लिए हमारा कौन सी कौशल जो है वो बेहतर होगी। ऑप्शन ए में कह रहा है सही तहरीर, यानी आपको लिखना आ जाएगा।
दुरुस्त पढ़ना यानी आपको पढ़ना आ जाएगा, सही सुनना यानी सुनना आ जाएगा, या दोस्तों दुरुस्त तलफ्फुज। तो जब आप किसी चीज को सुनते भी हैं और देखते भी हैं तो उसमें आपके तलफ्फुज दुरुस्त होते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी। ये बात सही है कि सही तहरीर भी हो सकता है, लेकिन उससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपके तलफ्फुज होंगे। ठीक है, कि जब आप, चूंकि किसी चीज को जब आप सुनते हैं मेरे भाई, तो सुनने के बाद ही उस पर आप अपना रिएक्शन देते हैं, यानी कहते हैं आप बोलना आ जाएगा। और जब आप किसी चीज को दोस्तों देखते हैं तो देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको वहां पर जी क्या हो जाता है दोस्तों, पढ़ना भी आपको आ जाता है। तो इसीलिए कहेंगे कि दुरुस्त तलफ्फुज होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दरसी किताब से किसी कहानी के तारुफ से पहले उस्ताद को बातचीत करनी चाहिए, क्यों? कहानी के मुश्किल अल्फाज पर, कहानी के सवालात और जवाबात पर, कहानी के असल पैगाम पर, कहानी के मरकजी ख्याल को तलबा के तजर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसर बयान करने पर। एक चीज आप देखिएगा, पहले की जो किताबें होती थी सरकारी किताब, उसमें देखिएगा कि दोस्तों सबसे शुरू में इस टाइप का हेडलाइन बना रहता था, ठीक है, और जो मुश्किल अल्फाज होता था उसका यहां पर लिखा हुआ रहता था माना। लेकिन अब की जो किताबें हैं वो देखिएगा कि किसी भी सबक के आखिर में देखिएगा इस टाइप से बना हुआ है और इसमें आपके मुश्किल अल्फाज के ये लिखे हुए हैं माना। दोनों में क्यों ऐसा चेंजिंग किया गया? पहले रहता था, अब बाद में रहता। इसलिए कि दोस्तों अगर मुश्किल से हम किसी चीज को शुरू करते हैं तो वो जो चीज होती चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसीलिए कहा गया कि हमें जो पढ़ाना है वो आसान से मुश्किल की तरफ। पहले ही अगर कठिन लफ्ज दे दिए तो इस नियम के खिलाफ हो जाएगा, इसीलिए उसको बाद में रखा गया। अब यह कहा गया है कि एक टीचर जो है वो कोई भी कहानी पढ़ाता है तो कहानी के तारुफ से पहले टीचर उस बच्चे से बातचीत करता है। तो जब हम बच्चे से बातचीत करें तो किस इसमें बात करेंगे? पहला यह है कि कहानी के मुश्किल अल्फाज में। अगर हम मुश्किल अल्फाज में बात करेंगे तो मुश्किल से आसान की तरफ होगा। यह दोस्तों पढ़ाने का नियम ही नहीं कहता। कहानी के सवालात तो जवाबात, किसी भी कहानी का सवाल जवाब कब आप कर पाएंगे? जब उसको पढ़े होंगे तब ना। तो इसलिए कहानी से पहले ही सवाल जवाब करना यह हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे हमसे कहा जा रहा कि कहानी के असल पैगाम पर। असल पैगाम का मतलब हुआ कि खुलासा बयान करना। एक बात बताइए, कहा यह गया कि जब हम क्लासरूम में बच्चे को कुछ पढ़ाएं तो उसके बच्चे के अनुभव को भी, यानी कि उसके घरेलू माहौल को भी हम क्लासरूम में शामिल करें, उसके साबका मालूमात को भी शामिल करें। अगर कहानी का पैगाम यानी खुलासा तो कहानी के बाद ना होगा, पहले तो नहीं हो सकता, इसलिए यह भी कट जाएगा। कहानी के मरकजी ख्याल को तलबा के तजर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसर बयान करना, यानी जो कहानी का लुब्बे लुबाब है वो बच्चे, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा ना चिड़ियाघर की सैर, अभी आपने पढ़ा था ना चिड़ियाघर की सैर। तो दोस्तों अब इसमें यह पूछना कि तुम में से कितने लोगों ने चिड़ियाघर देखा है? तो बच्चे के साबका मालूमात को हम क्लास में क्या कर रहे हैं? एंट्री कर रहे हैं। तो इसीलिए आपका जो है ना ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक दरसी किताब होती है जबान की तदरीस आमोजिश के वसाइल में से एक, सिर्फ उस्ताद के लिए ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके, पढ़ना सिखाने के लिए, जबान की तदरीस का सबसे मौजू आला। देखिए दोस्तों हम लोगों ने एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में यह पढ़ा है कि बच्चे जो है अपनी इल्म की तामीर खुद करते हैं। यानी बच्चे दोस्तों अगर हम उसको उसी के अंदाज में सिखाएं, हमें क्या करना है? बच्चे की सिर्फ और सिर्फ रहनुमाई करनी है। यानी हम एक टीचर जो है बच्चे का क्या होता है? मुशीर होता है। तो एक दरसी किताब कैसी होगी? अगर यह कहें कि सिर्फ उस्ताद के लिए, तो दरसी किताब उस्ताद के लिए नहीं, इसलिए कि तालीम जो है वो आपका क्या होता है? तिफले मरकूज है। तो फिर दरसी किताब सिर्फ और सिर्फ उस्ताद के लिए कैसे होगा? तो इसलिए ये वाला कट जाएगा। अब उसके बाद आगे आपसे ये कहा जा रहा है कि पढ़ना सिखाने के लिए दरसी किताब से केवल पढ़ना ही आता है कि और भी कुछ? जबान की तदरीस का सबसे मौजू आला, यानी ये कहा जा रहा है मौजू आला का मतलब हुआ कि सबसे बेस्ट, यानी भाषा जबान की तदरीस। तो जबान यानी भाषा सीखने के जितने भी वसाइल है उसमें सबसे बेस्ट है। अगर सबसे बेस्ट इसी को कह दे तो फिर क्लासरूम
हमारे तिपाई, उस्ताद, ये सब भी हो सकते हैं। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है कि जबान की तदरीस आमोजिश के वसाइल में से एक, मतलब ये है कि आप जो जबान सीखते हैं, जिस जहां पे बहुत सारी चीजें के जरिया सीखते हैं, उनमें से एक चीज दरसी किताब भी है। तो इसीलिए ये वाला जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला, जबान की दरसी किताब में सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए, यानी ये कहा जा रहा है कि भाषा का जो बुक है उसमें सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पर देनी चाहिए। पहला यह है कि मतनी मशकों की ज्यादा से ज्यादा तादाद पर, यानी जो पैराग्राफ है ना उसका मश्क खूब कराया जाए। उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद पर, हुरूफ के फॉन्ट साइज पर, अखलाकियात पर मबनी कहानियों पर। एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा स्टीफन क्रेशन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? स्टीफन क्रेशन के बारे में। तो इन्होंने क्या कहा था? तो स्टीफन क्रेशन इन्होंने दोस्तों SL और A यानी कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि दोस्तों इन्होंने दूसरी जबान तहसील के क्या बताए थे? इनके नजरियात थे। किनके? स्टीफन क्रेशन के। इसमें इन्होंने 5 नजरियात दिए थे। इसमें से एक ये था कि बोधगम्यता का, वो ये है कि हमें बच्चे को जो भी चीज डिलीवर करना है उनके स्तर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो इसीलिए जबान की दरसी किताब में सबसे तवज्जो मरकूज किस बात की होनी चाहिए? कि उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद पर। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि अगर एक बच्चे की उम्र 6 साल होती है तो उसका एडमिशन 1 साल 1 क्लास में, 7 साल है तो 2 क्लास में, 8 साल है तो 3 क्लास में, यानी एक बच्चे का उसके उम्र के मुताबिक एडमिशन लेना है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मुतासिर कुन सबक से जबान की तदरीस शुरू करना होता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखना, समई तरीक़े कार के जरिया मकसद को वाज़ेह करना, सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना, सबक के असल मकसद को पेश करना। यानी ये कहा जा रहा है कि एक मुतासिर कुन सबक। अब मुतासिर कुन सबक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम क्लास को जब शुरू करें तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल सीरियस मोड में आ जाए कि न जाने कौन सी बात निकल जाए, और एक ये है कि क्लास चल रही है, उधर अपना मछली बाजार अलग लगा हुआ है, स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है, तो ये मुतासिर कुन नहीं। तो किसी भी मुतासिर कुन सबक को जब आप जबान की तदरीस शुरू करेंगे तो वो कौन सा होगा? पहला, ब्लैक बोर्ड पर लिखना। लिखने से बच्चे ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए कट जाएगा। समई तरीक़े कार, समई का मतलब यह है कि बच्चे सुने और हम बोलें। आपने पढ़ा एनसीएफ 2020 में, एनसीएफ 2005 में, वो ये है कि बच्चा खुद अपनी इल्म की तामीर करता है, इसलिए हमें खुद से ऐसी सरगर्मी करानी है कि जो वो खुद से काम करे। तो इसलिए समई तरीक़े कार भी नहीं होगा। जैसे एक टीचर लेक्चर दे, सारे स्टूडेंट चुपचाप रहें, तो वो तरीका सही नहीं है जी। इसलिए कहा गया कि खेल खेल में कोई ऐसे क्रियाकलाप कराए कि बच्चे ही करे। और दूसरा ये है कि सरगर्मी के साथ तालिबे इल्मों की बहाली को बढ़ाना। मतलब यह हुआ कि हम किसी भी क्रियाकलाप के जरिया दोस्तों क्लास को शुरू करें जिसमें हर एक स्टूडेंट को यह लगे कि हम भी क्लास में हैं, हमारी मौजूदगी है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दे भाई, लाइक बहुत कम है जी। अगला क्वेश्चन है, कल आप लोगों का हिंदी वाला महामैराथन क्लास है, टाइम बिल्कुल याद रखिएगा, 6 बजे से शुरू होगा और इंशाअल्लाह कल हम उसको कंप्लीट कर देंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जबान की आमोजिश में पोस्टर और इश्तिहारात को एक मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि डॉट डॉट माला माल माहौल फराहम किया जाए, मश्क से, प्रिंट से, खानों से और खेल से। क्या कहा जा रहा है कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे यह कहा जा रहा है कि जबान की आमोजिश, यानी जब बच्चे को भाषा सिखाया जाता, आमोजिश आया तो दूसरा लैंग्वेज, यानी जब भाषा अधिगम होता है तो इसमें क्या होता है? तो भाषा अधिगम में पोस्टर और इश्तिहारात के एक मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जे लिखी रहती है और उसका फिगर भी बना होता है, उसकी तस्वीर बनी होती है, चूंकि बच्चा उससे अपने आप को ज्यादा जुड़ पाता है। तो दोस्तों ये जो ताकि किस चीज से माला माल हो, तो आपने पढ़ा होगा हिंदी में कि हमें बच्चे को प्रिंट समृद्ध वातावरण देना चाहिए,
प्रिंट समृद्ध वातावरण का मतलब यह होता है उर्दू के अंदर कि एक खुशगवार माहौल देनी चाहिए। यानी दोस्तों वही आपका हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रिंट से वो क्या हो, माला माल माहौल फराहम हो। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला, कौमी दरसियात का खाका 2005 मुरत्तिब किया है। यानी यह कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 जो है इसको किसने तरतीब दिया है। एनसीएफ 2005 क्या है, तो यह आपका एक लेखा जोखा है जिसमें आपकी सारी चीजें बताई गई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह दोस्तों क्या होगा, यूजीसी। अच्छा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल फॉर ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग जिसे डाइट कहते हैं ना वो, या फिर दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो देखेंगे नेशनल का क्या होगा, एन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, काउंसिल का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, और एजुकेशनल का क्या हो जाएगा, तो आपका ई हो जाएगा। रिसर्च का क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा, और ट्रेनिंग का क्या हो जाएगा, तो टी। ये क्या होगा, NCERT, जो कि दोस्तों कब बना था, 1961 में। तो क्या होता है कि कौमी दरसियात का खाका को किसने तरतीब दिया, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने, यानी कि NCERT ने। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लास में खेल सरगर्मियों के जरिए तलबा को जबान सिखाते हुए यह ख्याल रखना मुनासिब है कि यह सरगर्मी, यानी जब बच्चे को हम खेल खेल में जबान सिखाते हैं तो हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यह सरगर्मी जो है, यानी यह क्रियाकलाप क्या है, तलबा को मजीद अदबी मुताले पर रागिब करे। यानी यह कहा है कि बच्चे को खेल के अलावा हम ऐसे ये कर दें कि उसके अंदर एक जिज्ञासा, एक मोटिवेशन आए कि वो मजीद अदबी मुताला यानी साहित्यिक मुताला के लिए भी क्या हो, तैयार हो। टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली सरगर्मियों के मुकाबले कम लागत हो, अंदाजाकारी और हुसूल इल्म से मरबूत हो, दरसी किताब देखने की जरूरत कम से कम हो। यानी ये कहा जा रहा है कि जब बच्चे को हम क्लास में खेल खेल के जरिया सिखाएंगे, किसके, खेल खेल के जरिया, तो हमें यह बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। क्या ध्यान में रखनी चाहिए कि दोस्तों सिर्फ बच्चे खेल ही ना करें, बल्कि हम बच्चे को ऐसा खेल सिखाएं कि उसके अंदर की जो एक क्या कहते हैं, तड़प है, लगन है, कुछ पाने का, कुछ खोने का, कुछ कर गुजरने का, वो जग जाए। यानी तलबा को मजीद अदबी मुताले पर रागिब कर दे। जी, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि आपकी जिंदगी उस वक्त तक नहीं बदल सकती है, दुनिया की कोई ताकत आपकी हालात को नहीं बदल सकती है जब आप खुद से न बदलो। यानी हम दोस्तों अपने आप को खुद से जब बदलेंगे तो हमारी हालात बदल जाएगी, हमारी सारी चीजें बदल जाएंगी। जी, आपको कामयाबी सिर्फ एक ही शख्स दिला सकता और वो आप खुद हैं। तो वही चीज है कि बच्चे को हमें खेल जैसी सरगर्मी जब कराना है तो उस बात का भी ध्यान रखना है कि वो मजीद मुताले की तरफ रागिब हो। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिवानी हाल ही में एक ऐसे लड़के की कहानी पढ़ी थी जिसके पास एक कुत्ता था और वो कुत्ता किसी तरह गायब हो जाता है। शिवानी को यह कहानी पढ़कर बड़ा मजा आया और उसे अपना कुत्ता याद आया। कहानी से शिवानी के रिश्ते को सबसे बेहतर अंदाज में किस तरह बयान किया जा सकता है? मतन से घर का, मतन से दुनिया का, मतन से मतन का, और मतन से खुद का। सवाल बहुत आसान है। यानी ये कहा जा रहा है कि कहानी, शिवानी नाम की एक लड़की है, उसने एक कुत्ता की कहानी को पढ़ा और उस कुत्ते के कहानी में कुत्ता जो है ना गायब हो जाता है, और गायब होने की जो बात आई तो इसको भी एक प्यारा सा कुत्ता था, अपने कुत्ते इसके याद आ गए। यानी किसी के मुसीबत को देखकर अपनी मुसीबत याद आ जाए, यानी किसी कहानी के किरदार पर आप अपने किरदार को फिट करते हैं तो वही होगा कि मतन से खुद का। खुद माने अपना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का ये सेशन एक बार कमेंट करके बताएंगे।